सवाल तो सुन लें आप। सवाल आपने कहा कि रेलवे बिकी कहाँ है। जी जी। आप चले जाइए स्टेशनों में, व्यवस्था प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। अगर तो आप कभी जाइए वेटिंग रूम में बैठिए, फिर आपको समझ में आएगा कि बिका है कि नहीं बिका है। आज 10 रुपये घंटे हमको देने पड़ते हैं। कहाँ रेलवे प्रतीक्षालय में बैठ के 10 रुपये घंटे, 4 घंटे बैठना है तो 40 रुपये देना है। रेलवे का किराया 4 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। ये बात सही है। ठीक है, और लालू जी यही रेल मंत्री थे तो एक भी बिना किराया बढ़ाए देश की रेलवे सबसे ज़्यादा फायदे में थी। एक भी पैसे किराया नहीं बढ़ा था और वरिष्ठ नागरिकों को पूरा सुविधा, पूरी सब कुछ मिलती थी। और आज ये मोदी जी 9 साल में रेलवे का 4 गुना से ज़्यादा किराया बढ़ा चुके हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यहाँ पे भ्रष्टाचार, लूट घसोट इतना ज़्यादा है कि पैसे अवैध कमाई तो करके रखे हैं। साइकिल में चलने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज 4 व्हीलर से चल रहा है। अच्छा, तो इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है कि अवैध कमाई, अवैध उत्खनन, भ्रष्टाचार, ये सबकी एक इमारत भारतीय जनता पार्टी है। नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहडोल जिला के बेवहारी क्षेत्र में, जहाँ पर आज राहुल गांधी की जन आक्रोश जनसभा होने वाली है। उनकी ये जन आक्रोश जनसभा चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से पहली जनसभा होने है, लेकिन कांग्रेस की सूची पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से भारतीय जनता पार्टी की चौथी सूची भी आ चुकी है। चौथी सूची में अगर गौर करें तो कुल 18 मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, जहां तक मध्य प्रदेश के सीएम जो बुधनी से सीट लड़ने वाले हैं, और उन पर भी सस्पेंस बना था, जो अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। अब सस्पेंस है कांग्रेस की सूची को लेकर के। कांग्रेस की सूची पर काफ़ी माथापच्ची हो रही है। इसलिए हो रही है कि पिछली बार जनता का जनादेश पाने के बावजूद भी कांग्रेस पूरे 5 साल अपनी सरकार चला पाने में असमर्थ रही। इसकी मुख्य वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा की गई बगावत, क्योंकि सिंधिया की शायद कुछ और ही इच्छा थी, जिसकी इच्छा पर कमलनाथ ने कैंची चला दी थी। इसलिए इस बार पूरी कोशिश है कि टिकट ऐसे लोगों को दिया जाए जिनके सत्ता में आने के बावजूद भी बगावत का कोई डर नहीं रहे। अभी हाल में ही गौर करें तो जो तमाम योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं को लेकर के बात करेंगे। जिस तरीके से लाडली बहना योजना, लाडली बहना आवास योजना, सिलेंडर के दामों में कमी की गई, उस पर तमाम योजनाएं जो आई हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ आकर्षण किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने राजस्व का कुल 48% सरकार जो है फ्री बीज की योजनाओं पर खर्च करने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे जनसभा पे हैं। अभी ये जनसभा करीब 2 घंटे बाद होने वाली है, लेकिन तमाम लोग आते जा रहे हैं। आज जिस क्षेत्र में ये जनसभा हो रही है उसे बिंद क्षेत्र में है। बिंद क्षेत्र जो कि करीब 30 विधानसभा सीटें आती हैं। इन बिंद क्षेत्र में राहुल गांधी इसलिए अपनी जनसभा कर रहे हैं ताकि बिंद क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत पकड़ है, और कांग्रेस अपनी कमजोरी को यहाँ से हटा करके अपनी मजबूती बनाना चाहती है। 2018 के विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो बिंद क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 30 सीटों में से 24 सीटें जीतने में सफल हुई थी, और कांग्रेस 6 सीटें ही जीतने में सफल हो पाई थी। तो इस बार बिंद क्षेत्र में कांग्रेस अपने आप को इतना मजबूत बनाने के लिए ऐसी क्या रणनीति है, और उसको जनता क्या बिंद क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ पाएगी। यहाँ पर तमाम लोग जो आ रहे हैं देखा जाता है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और बिंद क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार देखें तो बदलाव की बयार चल रही है। क्या बिंद क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का इस बार किला ध्वस्त होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का विदाई का समय आ गया है। 17 नवंबर को बिंद क्षेत्र की सारी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को विदाई का तिलक लगा देगी, और कांग्रेस पार्टी के माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तिलक लगा देगी, जो 4 दिसंबर को वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये 18 सालों में ST SC OBC
महिलाओं को, पीड़ितों को, गरीबों का इतना ज़्यादा शोषण किया, इतना ज़्यादा शोषण किया है कि इससे अधिक हिटलर नहीं करता था। अब एक यहाँ के एक एक गरीब, एक एक महिलाएं, माताएं, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, सर्वहारा वर्ग के लोग, सारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ड्रामा करने का अवसर नहीं बचा हुआ है। हर तरह से परिपक्व हो गए हैं। महंगाई चरम सीमा पे बढ़ी हुई है। लाडली बहना योजना के नाम पर जो शोषण करने का, धोखा देने का शिवराज सिंह ने अपना गेम खेला था वो फेल हो गया, क्योंकि लाडली बहनाओं में भी जो है उन्होंने कई प्रकार की बहनें कर दी, 18 साल 60 साल। उसके जवाब में हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो है 18 साल से लेकर जब तक हमारी माताएं धरती पे रहेंगी, सभी लाडली माताएं, लाडली बहनें हैं, सब के लिए योजना दे दिया। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण दे दिया। किसानों के लिए 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ कर दिया। बिजली हाफ कर दी और ये पुराना पेंशन लागू कर दिया। 5 हाउस पावर तक का बिजली जो है वो फ्री में कर दिया। 100 यूनिट बिजली फ्री में। माने 11 योजना जो माननीय कमलनाथ जी लेके आए हैं, इससे पूरे विंध्य नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को उत्साहित है, ललायित है कि आप सूची की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के 18 साल के शासनकाल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के, अरे भारतीय जनता पार्टी की 4 सूचियाँ आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस की कोई सूचियाँ सामने नहीं आ रही। बड़ी माथापच्ची हो रही है कि कांग्रेस इस बार बड़ी तैयारी के साथ अपने प्रत्याशियों को उतारने का काम कर रही है। क्या कांग्रेस को अभी भी बगावत का डर लग रहा है, जो इतनी जल्दी से उसकी सूचियाँ सामने नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस के लोग अस्थाई लोग हैं, कहीं वो जाने वाले हैं नहीं। उनको, जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको प्रत्याशी बनना है, उनको पता है। नेता को पता है, जिसको चुनाव लड़ना है उनको पता है। वो क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तैयारी वह व्यक्त करता है जैसे आपके घर में बारात आनी है तो कर्जा आप लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, बनिया से लोन लेंगे, क्योंकि आपके घर में बारात आनी है, व्यवस्था का है नहीं। कांग्रेस पार्टी ये 18 सालों में मुस्तैद एकदम तैयार हो चुकी है। जो है उसको किसी तरह का व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तिलक लगाने की ज़रूरत है। जो आचार संहिता होता हो गया। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यहाँ पे भ्रष्टाचार, लूट घसोट इतना ज़्यादा है कि पैसे अवैध कमाई तो करके रखे हैं। साइकिल में चलने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज 4 व्हीलर से चल रहा है। अच्छा, तो इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है कि अवैध कमाई, अवैध उत्खनन, भ्रष्टाचार, ये सबकी एक इमारत भारतीय जनता पार्टी है। आप ये बताइए, एक मैं गरीब आदमी हूँ, एक बीजेपी का आदमी। आज मैं 6 साल से परेशान हूँ ज़मीनी विवाद में। मैं ज़मीनी विवाद में 6 साल से परेशान हूँ। यहाँ जो पटवारी है, कानून को वहाँ आरआई है, पहले वो पैसा दो, इसके बाद और जाते भी हैं तो हमारी ज़मीन निकाल देते हैं उस तरफ। है कब्जा इधर। मैं सीएम के पास भी जाने के लिए वहाँ मिलने नहीं दिया गया मेरे को। आप सीएम के पास गए थे? मैं अभी गया था 21 तारीख को। वहाँ तो क्या कहा गया आपसे सीएम से मिलने? वहाँ जो गेट में है, साहब दौड़े में है। 3 दिन मैं गेट तक गया, वहाँ जितने तो साहब दौड़ा में है। हर बार जवाब मिला दिल्ली में? हाँ। अच्छा, सीएम साहब मिले ही नहीं। तो क्या लगता है मौजूदा समय में चुनावी माहौल क्या लगता है? चुनावी माहौल है इस बार। मैं खुद मैं बीजेपी का, तब मैं स्वयं कांग्रेस का प्रचार कर रहा हूँ। 100 आदमी परेशान है, कम से कम गरीब हरिजन आदिवासी। किन मुद्दों से परेशान है? सब जमीनी विवाद से सब परेशान है। हरिजन आदिवासी बड़े बड़े जो हैं वो कब्जा कर लिए हैं गरीबों की ज़मीन। आप हमारे यहाँ ग्राम भरनी चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि जितने आदमी 2500 आदमी परेशान हैं। इनकी पार्टी में नेता नहीं, दलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी में दलाल हैं? बिल्कुल दलाल हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, रेता के दलाल मिलेंगे, ऑफिसों में दलाल मिलेंगे, वल्लभ भवन में दलाल मिलेंगे, कहीं भी आप चले जाइए आपको दलाल के अलावा कोई एक आदमी नहीं मिलेगा। आप खुद बताइए, किसी ऑफिस में जाते हैं तो बिना दलालों के काम होता है आपका? मतलब आपने भी 50% दे करके कोई काम हासिल किया? हमारा तो कोई काम ही नहीं है। हम किसान आदमी हैं। किसान आदमी का क्या काम होगा? बस बिजली ट्रांसफर। किसान आदमी के पास आज क्या नहीं है? सरकार की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, किसान के खाते में बिन मेहनत के पैसे जा रहे हैं। सरकार के पास जितना ये 2000 रुपये दे रहे हैं, जैसे पीएम सम्मान निधि के रूप में, 60 रुपये का तेल खाने वाला आज 200 रुपये लीटर है। दाल जो हमारे यहाँ 40 रुपये किलो हुआ करती थी, वो आज 180 रुपये किलो है।
मिट्टी का तेल आ नहीं रहा है। हमारे गांव में महीनों बिजली नहीं रहती है। हजारों शिकायत कर चुके हैं, आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे हैं। जो भी किसान अपने से चंदा करके पैसे देते हैं उन्हीं के ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, अन्यथा ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाते। उनको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो मीडिया में, पत्रकारों को, अखबारों में और टीवी चैनल तक ही सीमित है, धरातल पर कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसे कार्यालय नहीं है, शासकीय कार्यालय कि बिना पैसा का काम हो। तो जो आरोप लगा है उनके ऊपर वो 100% सही है। हम चाहेंगे कि इनकी सरकार से हमको मुक्ति चाहिए। प्रतिशत सही है। आपने कहा कि आपने हकीकत में धरातली तौर पर उसको देखा। अरे हम लोग तो प्रोफेशनल आदमी हैं, हम लोग कार्यालयों में जाना ना पड़ता हम लोगों को। जी जी, हम लोग जाते हैं, हम देखते हैं, बिना पैसे के काम कुछ नहीं होते हैं। अच्छा, हाँ, कहीं भी कार्यालय में जाइए, कोई सुनने वाला नहीं। ये बताइए, मेरे गाँव में आज के डेट में 3 ट्रांसफार्मर जले। 3 ट्रांसफार्मर। आप अब भी जाइए, अगर आप पत्रकार हैं, यथार्थ दिखाना चाहते हैं, तो ग्राम बरहटा उमरिया जिला का, आप कटनी उमरिया जिला का बॉर्डर है, उस गांव में 3 ट्रांसफार्मर, तीनों को तीनों जले। किसान क्या करे? ये चाहती है सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कि अगर खेती हो जाएगी इन लोगों के पास, किसानों के पास खेती होगी, हमको खरीदना पड़ेगा, अनाज खरीदेंगे, इनको पैसा देंगे। वो चाहती है भिखारी हो जाए मध्य प्रदेश की जनता। वो हमारे 1000 के ऊपर आश्रित रहा है हमेशा। बिल्कुल नहीं करती। ऐसा क्यों? हाँ, इसलिए नहीं करती, बात तो करती है और भाषण सबसे ज़्यादा जब इसी से अंदाज़ा लगाइए आप कि एक तरफ बात करते हैं मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वहीं उन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा भड़काऊ भाषण हो रहे हैं। वहाँ वर्ग संघर्ष, हिंदू मुस्लिम की बातें सबसे ज़्यादा वहाँ आ रही। क्यों आ रही? फिर भाई डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की अगर सरकार है तो वहाँ तो सब लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन अगर जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तो उस पर कहीं भी आपको कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। चाहे जो बोल, और तो और अभी हमारे विजय वर्गीय जी बोल गए हैं, मैं सुन रहा था कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो पाकिस्तान, जो कांग्रेस की बात करेगा वो पाकिस्तान की बात करेगा, कांग्रेस को वोट देने वाला पाकिस्तान की बात करेगा। तो ये बताइए, ये इतने जिम्मेदार नेता की तरफ से जो राष्ट्रीय सचिव हैं इस तरीके की बात कही जा रही, तो क्या मैं आम पब्लिक ही सुन पा रही? क्या मोदी जी, योगी जी, शिवराज जी जो जिम्मेदार लोग हैं उनके कानों तक ये चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं? क्या बोल रहे हैं? कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ ये इनका एक ही फंडे है, चुनाव आएगा बहुत सी, 18 साल 20 साल में कोई अगर काम हुआ हो तो अपने काम गिनाइए ना भाई आप। आजकल तो प्रजातंत्र काम के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, काम गिना रहे हैं। गोदी मीडिया में सारा पटा पड़ा है, पेपर में कल देख रहा था, ये योजना चालू हो गई, ये छात्राओं के लिए हो गई, ये महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण इतनी बड़ी बात हो गई, लाडली लक्ष्मी हो गई। जब इतनी बड़ी योजनाएं आ चुकी हैं तो फिर चुनाव आते आते हिंदू मुस्लिम पे आने की क्या आवश्यकता है? हिंदू मुस्लिम तो सदियों से रहते आए हैं यहाँ। अभी बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ उसको लेकर के कमलनाथ जी ने कहा हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना कराएगी। क्या जाति जनगणना कराना आवश्यक है, आपको लगता है? नहीं, जाति जनगणना अगर ये हो, आप अनुमान तो बता देते हो, हर जगह आता है तो मुस्लिम इतने हैं, हिंदू में ये जातियाँ इतनी हैं, इतने, किस आधार पर फिर आप कहते हो कि ये 20% हैं, ये 15% हैं, ये 40% हैं? बातें तो हर समय आती, चुनाव समय हर सरकारों में बात आ रही है, भाजपा की सरकार में भी हो, ये इतने % हैं। किस आधार पे? जब तक जनगणना करा लेंगे तो आपको फैक्ट मालूम हो जाएगा, एग्जैक्ट फिगर मालूम हो जाएगा कितने हैं। अभी तो सिर्फ जनगणना की बात चल रही है, तो ये जानना कौन सा गुनाह है कि हमारे जाति में, हमारे देश में कौन सी जातियाँ कितनी हैं? अमूमन भाषण में तो सभी लोग कहते हैं कि इतने % ब्राह्मण हैं, इतने % राजपूत हैं, इतने % ओबीसी है, इतने % SC ST, आपने आरक्षण दे रखा है SC ST OBC। तो जब आपके पास कोई गणना नहीं है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, तो आपका ये आरक्षण भी तो बेमानी होगा। किस आधार पे आप दे रहे हैं? भाई साहब ने जाति जनगणना को आवश्यक बताया है। अगर जाति जनगणना हर एक राज्यों में लागू हो जाएगी, आपके मध्य प्रदेश में भी लागू हो जाएगी, इससे जातिवादी राजनीति हावी हो सकती है क्या? देखिए, ये प्रजातंत्र है और हम अगर ये कहते हैं कि जातिवादी राजनीति हावी हो जाएगी, तो आज भी सिद्धांत तौर पे जातिवादी राजनीति हर जगह हावी है। ये समय की मांग है। देखिए, जैसे जैसे मानव का विकास होता है तो उसको अपने अधिकारों की ज़रूरत पड़ती है, उसको अधिकार मिलना चाहिए।
हम तो ये कहते हैं कि जिन जातियों का, जिन वर्गों का जितना परसेंट है उनको अलग अलग आरक्षण दे दें, झंझट ही खत्म हो जाए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि ओबीसी 50% है, उनको 50% का आरक्षण दे दिया जाए, उनके अधिकार मिलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उनके अधिकार मिलने चाहिए। आज देश में मोदी जी पिछड़ा वर्ग के बनते हैं, लेकिन एक भी पिछड़ा वर्ग का कोई काम मोदी जी के द्वारा 9 साल में नहीं किया गया। सिर्फ शोषण किया गया है, वोट के रूप में मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग का शोषण किया है। तो भाई आप दोहरी बात मत करो। आप जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान करके, क्योंकि धर्म, भाजपा वाले जब भी चुनाव का समय आता है वो उनकी भाषा कैसे कितनी भाषा इसलिए बदलती है कि उनको काम कोई करना नहीं पब्लिक का, न रोजगार देना है, न किसानों को कुछ देना है, न मजदूरों को कुछ देना है, उनको बस चुनाव जीतना है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ धर्म की नस को दबा के हम कोई भी काम कर सकते हैं। चूँकि हिंदू बाहुल्य देश है तो हम हिंदू मुसलमान करके सारा विकास और हर बातें किनारे करके हम हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीत के फिर अपना वही काम शुरू कर देंगे। आज आप देखिए महंगाई चरम पे पहुंच गई है। वो जब चुनाव आता है तो पेट्रोल डीजल का रेट रोक देते हैं और 1 रुपये कम कर देते हैं। आप 40 रुपये रेट बढ़ा के 1 रुपये कम कर दिए, क्या फ़र्क पड़ता है? गैस सिलेंडर का रेट आप 200 रुपये कम किए हैं, चुनाव जैसे बीतेगा तो 50 रुपये हर महीने बढ़ाना शुरू कर देंगे, 4 महीने फिर उतना कर देंगे। तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना के राजनीति कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं। देखिए अब पब्लिक इस बार समझ चुकी है, मोदी जी को अच्छी तरह समझ चुकी है कि मोदी जी 9 साल हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाए विकास के नाम पर। किसी का विकास नहीं हुआ, पूरा विनाश हुआ। हवाई अड्डे बिक गए, रेलवे बिक गया, सब कुछ बिक गया, तेल बिक गया यहाँ का, और सारा कुछ गया कहाँ? आप रेलवे के बिकने की बात कर रहे हैं, रेलवे बिका कहाँ? रेलवे के कई ट्रेनें रेलवे की प्राइवेट हो गई। सवाल तो सुन लें आप। सवाल आपने कहा कि रेलवे बिकी कहाँ? जी जी। आप चले जाइए स्टेशनों में, व्यवस्था प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। अगर तो आप कभी जाइए वेटिंग रूम में बैठिए, फिर आपको समझ में आएगा कि बिका है कि नहीं बिका है। आज 10 रुपये घंटे हमको देने पड़ते हैं। कहाँ रेलवे प्रतीक्षालय में बैठ के 10 रुपये घंटे, 4 घंटे बैठना है तो 40 रुपये देना है। आप रेलवे यात्रा करते हुए और एक वरिष्ठ नागरिक भी होंगे। कहाँ इंदिरा गांधी जी, तमाम मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे यात्रा पर छूट मिलती थी, लेकिन मोदी जी ने इस छूट को बंद कर दिया। तो इसका आप पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है बराबर। जो यात्रा कर रहे हैं रेलवे, मैं ही नहीं, मेरे जैसे तमाम लोग जो यात्रा कर रहे हैं, तो बराबर बोझ पड़ रहा है, आर्थिक बोझ आप डाल रहे हैं। किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, हम इसको जानना चाहते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हम लोगों की हर आदमी की जेब खाली हो रही है। भाई कुछ बचत होती थी, 20%, 30% की रकम कम लगती थी। जहाँ का 1000 रुपये किराया, वहाँ हम 700 रुपये में पहुँचते थे। 300 रुपये में हमारा ऑटो का काम हो जाता था, घर पहुँच जाते थे। आज तो हमें 1000 रुपये में कोई छूट नहीं, पूरे पैसे दे रहे हैं। और एक बात, दूसरी बात, इसका ख्याल नहीं रह गया है अब कि वरिष्ठ नागरिक जो एबव 60-65 हैं उनको लोअर बर्थ मिले, वो अपर दे दें, मिडिल दे दें। 80 साल का बुढ़ा अपर बर्थ में कैसे चढ़ के जाएगा? इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं। मैं लगातार देख रहा हूँ, जैसे कोई व्यवस्था आरक्षण में एज लिखते हैं, उम्र लिखते हैं, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं कि हमको लोअर बर्थ ही मिले। इन 9 सालों में रेलवे का किराया 4 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। और लालू जी यही रेल मंत्री थे तो एक भी बिना किराया बढ़ाए देश की रेलवे सबसे ज़्यादा फायदे में थी। एक भी पैसे किराया नहीं बढ़ा था और वरिष्ठ नागरिकों को पूरा सुविधा, पूरी सब कुछ मिलती थी। और आज ये मोदी जी 9 साल में रेलवे का 4 गुना से ज़्यादा किराया बढ़ा चुके हैं, और उसमें भी सीनियर सिटीजन का पूरा वो ख़त्म कर दिए, छूट जितनी थी। लेकिन रेलवे में तो घोटाला नहीं हुआ ना? क्यों नहीं घोटाला हुआ? हर जगह घोटाला हुआ है। घोटाले का पर्दाफाश तो तब होगा जब विपक्ष की सरकार फिर से आएगी तब ना। आपने देखिए कांग्रेस के शासनकाल में रेलवे में स्थिति सुधरी, लेकिन घोटाला भी हुआ। तो भाजपा के शासनकाल में सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन घोटाला तो नहीं हुआ। क्यों नहीं? कल नीरव मोदी पकड़ा गया, वहाँ अदालत में बयान दिया है, लंदन की अदालत में, कि जो घोटाला हुआ है मैं भागा नहीं हूँ, मुझे भगाया गया है इंडिया से। पूछा कोर्ट ने किसने भगाया? बोला भाजपा के नेताओं ने भगाया, और हमारा 30% घोटाले में शेयर है, 70% भाजपा के बड़े नेताओं का शेयर है। अच्छा जी। कल लंदन का भाजपा के नेता लोग जो मिलकर भगाते हैं तो क्या वास्तव में उनसे भी कमीशन ले लेते हैं कुछ? अब वो तो नीरव मोदी यही बोले हैं, आगे उसका पर्दाफाश होगा कोर्ट में, आप सुनिएगा। आपके चैनल में ही आया, हम लोग चैनल पर विश्वास करते हैं।
2014 और आज 2023 है। 9 सालों में वो ये बता दे कि किसानों को जेब से उन्होंने कितना पैसा लूटा है। जो डीजल जो है 45 रुपये था वो आज 95 रुपये है। जो पेट्रोल 55 रुपये था आज 110 रुपये है। जो गैस 450 या 500 की थी 2014 में, आज अभी वो चुनाव आया है तो कहते हैं हम 500 रुपये में देंगे। 450 रुपये 9-8 साल कहाँ सोए थे। और वो गरीबों का पैसा नहीं, किसानों का पैसा नहीं, तो किसके जेब से पैसा जा रहा है जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है। कोई भी सामान आज इतनी महंगाई हुई, डबल हो गई 14 से लेकर 23 तक 9 साल में। किसने दिया? मोदी जी ने दिया, शिवराज जी ने दिया, कहीं कोई कंट्रोल नहीं। एक तरफ गरीबों का, वो किसानों का पैसा माफ़ होना चाहिए, ना कि एक बड़े उद्योगपति और अरबपतियों का पैसा 20,000 करोड़ रुपए उनका लोग माफ़ हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है। यहाँ किसानों को 2,000 माफ़ नहीं हो रहा। कहाँ का 2,000 रुपये उनका सम्मान निधि कहाँ गया? मेरे को बताइए आप। 2,000 दे के आप 20,000 लूट रहे हैं किसानों से।